ओके, वेलकम आप सभी का। और अपना टॉपिक था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। उसमें हमने प्रमोटर के बारे में पढ़ लिया था, पॉलीमरेज के बारे में हमारी बातें हो गई थी, और कुछ हमने सिग्मा फैक्टर्स के बारे में भी जाना था। तो नेक्स्ट अपन पूरी जो मैकेनिज्म है उसको आज की क्लास में कवर करेंगे। तो मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें कुछ और बातें क्लियर करनी है। एक तो पॉलीमरेज को लेके और एक प्रमोटर रीजन को लेके। देखो, पहले प्रमोटर रीजन की बात कर लेते हैं कि प्रमोटर रीजन, जैसे आपने कहा कि -10 और -35 इम्पोर्टेंट सीक्वेंसेज होती है, और -10 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो -10 मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमरेज बाइंड भी करता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट पॉइंट है ये उसके पास में भी है ना। तो ये यहाँ की बड़ी चीज़ होती है कि प्रमोटर रीजन है। और फिर आपने वीक प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, -10 एक्सटेंडेड, वो सब लिया। तो कंसेसिव सीक्वेंसेज में वेरिएशन जितने कम होंगे प्रमोटर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वेरिएशन जितने ज़्यादा होते हैं प्रमोटर वीक हो जाते हैं, ऐसी बातें आई थी। ठीक है। और इसी में देखो, आपको ये भी क्या है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अपन ने -10 सीक्वेंस ली है, -10 जो सीक्वेंस होती है, यानी कि जिसका सेंटर -10 होता है, उसको अपन प्रिबनोव बॉक्स भी बोलते हैं। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो -10 सीक्वेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेल्टिंग वगैरह यूज से होती है, बाइंडिंग वगैरह के काम आती है। दूसरी साइड में आप पॉलीमरेज को देखिए। देखो, पॉलीमरेज में आपने लिया था एक तो कोर एंजाइम, इसमें अल्फा के 2 पार्टिकल हैं, बीटा 1, ओमेगा। ठीक है। उसके बाद में आपने लिया सिग्मा फैक्टर। ठीक है। सिग्मा फैक्टर का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एट +1, यानी कि सिग्मा के बिना कोर एंजाइम कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। अगर सिग्मा साथ है तो बन जाएगा होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम हमेशा ही जो स्टार्ट पॉइंट है वहीं से ट्रांसक्रिप्शन चालू करता है। कोर एंजाइम कहीं से भी कर सकता है, रैंडम है। ओके, ये बात आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिग्मा फैक्टर के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। देखो, सिग्मा फैक्टर ही वही फैक्टर है जो पॉलीमरेज को सही जगह पे लगाता है, यानी कि इसका मेन जो फंक्शन है वो है पॉलीमरेज बाइंडिंग एट -10 एंड -35 सीक्वेंस। सिग्मा ही इसको यहाँ पे लगवाता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में कुछ चीज़ें जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि -10 सीक्वेंस ये रिकॉग्नाइज होती है, रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्मा 2, और जो -35 सीक्वेंस है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्मा 4। यानी कि सिग्मा जो प्रोटीन है, वैसे तो सिंगल प्रोटीन है, लेकिन इसमें
4 सेगमेंट्स हैं, यानी कि सिग्मा 1 से लेके सिग्मा 4 तक। तो सिग्मा 1 2 3 4 इसके जो 4 पार्ट है उसमें से सिग्मा 2 काम में आता है -10 को रिकॉग्नाइज करने के, और सिग्मा 4 काम आता है -35 को रिकॉग्नाइज करने के। इसके बाद में आपको यहीं पे ऐड करना है कि दिस इज सिग्मा 3.2। जैसे 1 के अंदर भी पार्ट्स हैं 1.1 1.2 ऐसे ना, 3 का अंदर जो 3.2 है ये एक प्रकार से क्या होता है कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, फ्लेक्सिबल पार्ट है, तो ये काम करता है अकोमोडेट करने के लिए, रोल इन अकोमोडेशन ऑफ पॉलीमरेज ऑन प्रमोटर। यानी कि जैसे मान लो कि आपने कहा कि ये पॉलीमरेज है, ठीक है, इसके साथ में ये सिग्मा है, ठीक है। अब सिग्मा का पार्ट है 3.2, ओके। देखो सिग्मा का पार्ट जो 2 है वो तो -10, और सिग्मा का पार्ट 4 है वो -35, ठीक है। फिर आपने क्या लिया था कि -10 और -35 के बीच में एक वेरिएबल सीक्वेंस होती है, जैसे 2 जगह पे लगा लें तो पीछे का जो बीच का जॉइंट है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, यानी कि दोनों जगह यहीं पे लगे, उनको एडजस्ट करना, दिस इज अकोमोडेशन। तो -10 के ऊपर सिग्मा 2 ही जुड़े, -35 के ऊपर सिग्मा 4 ही जुड़े, तो उनकी करेक्ट पोजिशनिंग जो होती है वो सिग्मा 3.2 करवाता है। सिग्मा 3.2 डायरेक्टली कुछ काम नहीं करता, लेकिन इसका रोल क्या है कि ये -10 और -35 के ऊपर एफिशिएंट बाइंडिंग है उसको करवाएगा। इसके बाद में इसका दूसरा रोल और है, ठीक है, कि ऑल्सो प्रेजेंट इन RNA एग्जिट चैनल ऑफ पॉलीमरेज। जैसे पॉलीमरेज एंजाइम जब काम करेगा तो पॉलीमरेज एंजाइम जब RNA बनाएगा और वो RNA जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसको अपन बोलते हैं RNA एग्जिट चैनल। तो RNA एग्जिट चैनल के अंदर भी 3.2 है, वो अपने आप को पोजीशन रखता है, यानी कि जिस रास्ते से RNA निकलता है उस रास्ते में 3.2 है, राइट। तो 2 रोल इसके आएंगे, एक तो ये अकोमोडेट करता है और दूसरा क्या है कि RNA के एग्जिट चैनल के अंदर एक फिजिकल प्रॉब्लम कोज करता है कि जिधर से RNA को निकलना होता है उस जगह पे ये बैठा रहता है, तो जब तक इसको नहीं खिसकाया जाता तब तक चैनल में से RNA निकल नहीं सकता है। तो ये इसके रोल आते हैं। ऐसे आपको इसमें ध्यान देना है सिग्मा 1.1, ठीक है। सिग्मा 1.1 जो होता है वो होता है प्रेजेंट इन एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर का मतलब हो गया जहाँ पे टेम्पलेट को यूज करके RNA बनाया जाए। एक्टिव सेंटर कौन है कि द प्लेस ऑफ एंजाइम where template is used and RNA is synthesized। तो जहाँ पे RNA बन रहा होता है तो टेम्पलेट
वो यूज़ करके बन रहा होता है, वो एक्टिव सेंटर होता है। और एक्टिव सेंटर के ऊपर सिग्मा 1.1 है, वो एग्जिस्ट करते हैं कि जब तक सिग्मा 1.1 नहीं हटेगा तब तक यहाँ पे एक्टिव सेंटर है, उसके ऊपर आप पॉलीमराइजेशन है वो नहीं कर सकते। यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका मिमिक करता है, मिमिक्स टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि जिस जगह पे टेम्पलेट को आना चाहिए उस जगह पे सिग्मा 1.1 होता है। तो जब तक सिग्मा 1.1 वहाँ से हटेगा नहीं तब तक हम टेम्पलेट को यूज़ करके और जो अपना एक्टिव सेंटर का वर्क है यानी कि पॉलीमराइजेशन है वो नहीं करवा सकते। तो ये तो बात हो गई कि हमारे पास जो सिग्मा है उस सिग्मा के कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि 1.1 उसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना, 3.2 उसके इम्पोर्टेंट फंक्शन है, सिग्मा 2 4 कौन सा पार्ट किस लिए है ना, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको तैयार करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपको देखना है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उससे पहले आरएनए पॉलीमरेज मशीन कैसी है उसका आइडिया होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर को अपन समझेंगे और वो भी अपने मैकेनिज्म में जो जो पार्ट्स काम में आते हैं उस हिसाब से समझेंगे। देखो, लगभग आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रेब्स क्ला की तरह होता है। ये कैसा डिजाइन है? क्रैब क्ला डिजाइन, यानी कि जैसे केकड़े के पंजे होते हैं ना, तो वैसा डिजाइन है। और इनको अपन कहते हैं पिंसर्स। तो बीटा एंड बीटा प्राइम ये सबसे बड़ी यूनिट्स होती है और ये इसके पिंसर्स बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़े भाग हैं वो यही है, बीटा एंड बीटा प्राइम, जो इसके पिंसर्स बनाते हैं। और फिर जब आप इसके पार्ट्स को कट रहे थे तो आपने यहाँ पे लिया था कि कैटालिटिकल सेंटर बीटा भी बढ़ाता है और बीटा प्राइम भी बढ़ाता है। तो ऑलमोस्ट जैसे आप इनको हाफ हाफ करके देखें कि एक हाइपोथेटिकल माने कि ये आधा आधा हो गया, बाकी कंपोनेंट भी है इसके अंदर, ओमेगा भी है, अल्फा भी है, वो भी है, बट एक्टिव सेंटर जो है वो यहाँ पे एक्टिव सेंटर है इसका। दिस पार्ट इज एक्टिव सेंटर पार्ट। ऑलमोस्ट ये भाग जहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है या दोनों पिंसर्स जहाँ पे मिलते हैं वो इसका एक्टिव सेंटर है। तो ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट, एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट। तो एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट में बीटा का हिस्सा भी है और बीटा प्राइम का हिस्सा भी है। और एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट का मतलब है कि यही वो जगह है जहाँ पे यूज ऑफ टेम्पलेट होता है, जहाँ पे यूज ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होता है,
और जहाँ पे आरएनए है वो सिंथेसाइज होता है। तो मतलब कि जैसे एंजाइम का एक्टिव सेंटर होता है ना, वैसे ये एक्टिव सेंटर है। फिर जब आप प्रोटीन वगैरह पढ़ के आते हो, एंजाइम पढ़ के आते हो, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ आती है कि एंजाइम्स के काम करने के जो हिस्से होते हैं वो सतह पे नहीं होते हैं, वो क्रेविसेस क्लैप्स होते हैं जो थोड़े से डीप होते हैं, बरीड होते हैं, ताकि वहाँ पे पानी है वो, है ना, इजीली रीच नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव सेंटर क्लैप। अब देखो इसमें आपको समझना है कि जो पिंसर्स हैं उनके बीच में से आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को यूज़ करके आरएनए बनाएगा। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें पिंसर्स के बीच में से एंटर करता है। पिंसर्स क्या करते हैं, इसको पिंच करते हैं, दबाते हैं, उसको दबाते हैं तो ये खुलेगा। कन्फर्मेशनल चेंजेज होते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर करता है, फिर ये खुलेगा। ठीक है, खुलने के बाद में क्या है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो तो अंदर से आता है, और जो नॉन टेम्पलेट है वो बाहर से आता है। और फिर ये वापस डबल स्टैंडर्ड बन के निकलते हैं। तो एक चैनल इसमें ऐसा है जिधर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो निकलता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जिट। यानी कि ये है सामने जो डीएनए है, दिस इज डाउनस्ट्रीम डीएनए, वो इसमें एंटर करेगा। अब वो देखो ना, प्रमोटर रीजन देखो ना, +1 से आगे जो आएगा वो डाउनस्ट्रीम है, तो आगे वाले को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो पॉलीमरेज का डायरेक्शन ये होगा। तो सामने जो डीएनए है वो डाउनस्ट्रीम डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पिंसर्स के बीच में से एंटर करता है, और बाद में डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो अपने चैनल से एग्जिट करता है। हाँ, एक्टिव सेंटर के ऊपर दोनों स्ट्रैंड नहीं जाते, केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड जाता है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो बाहर से जाता है, रोटेट होकर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक चैनल इसमें ऐसा होता है जिधर से RNTPs एंटर करते हैं। एक्टिव साइट के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स इस रास्ते से जाएंगे, और फिर एक इसमें बच जाता है जिधर से हमारी आरएनए की चेन निकलती है। दिस इज आरएनए एग्जिट चैनल। यानी कि यहाँ पे जो आप आरएनए बनाएंगे टेम्पलेट को देख के, वो आरएनए इसमें से बाहर निकलता है। पहला किनारा 5 प्राइम होता है, और एक छोटा सा हिस्सा है केवल वो यहाँ पे बेस पैड होता है। बाकी ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, वो अपने एग्जिट चैनल में से निकलता है। तो पॉलीमरेज की डिज़ाइन जो होती है ना, वो एक क्रैप क्ला जैसा सिस्टम है। पिंसर्स के बीच में डबल स्टैंडर्ड डीएनए आता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए फिर इसमें से निकलता है, आरएनए का एग्जिट चैनल है। ठीक है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स एंटर करने का एंटर चैनल है। तो देखो आपने अभी जो बताया था कि यहाँ पे तो आपका सिग्मा 1.1 का रोल आता है, जो कि यहाँ पे
मॉलिक्यूलर मिमिक्री करता है कि जहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आने चाहिए थे ना वहाँ पे ये आता है, और आरएनए के एग्जिट चैनल के अंदर 3.2 आता है पार्ट, तो उसका डिस्प्लेस होना जरूरी है, मस्ट टू डिस्प्लेस, और ये भी क्या है, मस्ट टू डिस्प्लेस। ये जब तक ये रहेंगे तब तक ना तो न्यूक्लियोटाइड आ सकते हैं, जब तक 3.2 रहेगा ना यहाँ पे चैनल से बाहर आने की चैन आ सकती है, मस्ट टू डिस्प्लेस। तो ये तो मैटर हो गया कि है ना, कि हमारा जो पूरा मशीनरी है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। और फर्स्ट टाइम के ऊपर जो मेल्टिंग है ना, -11 से +3, ये सीक्वेंस मेल्टिंग में जाती है। देखो पहला तो होगा -10 -35 के ऊपर मशीन का जुड़ना, है ना, उसके बाद में होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का खुलना। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले तो होता है क्लॉज कॉम्प्लेक्स, और फिर होता है ओपन कॉम्प्लेक्स, और ओपन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में बनता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। देखो क्लोज कॉम्प्लेक्स का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विथ पॉलीमरेज। फिर ओपन का मतलब हो गया कि टेम्पलेट बन जाएगा, और टर्नरी का मतलब है आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। तो 3 चीज़ें हो जाएंगी, डीएनए, आरएनए और पॉलीमरेज। ठीक है, तो सीक्वेंस के अंदर काम होता है, और वेरी फास्टली -11 से लेके +3 तक का जो डीएनए है वही मेल्ट होता है। इससे आगे का जितना भी है वो डबल स्ट्रैंडेड है, इससे पीछे का जितना भी है वो वापस से डबल स्ट्रैंड बन जाता है। तो एक बार के अंदर केवल, है ना, थोड़ा सा जो डीएनए है वो मेल्ट होता है, अनवाइंड होता है। उसमें भी आपको देखना है कि टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट है वो अपने अपने चैनल से जाते हैं। टेम्पलेट का चैनल अलग है, नॉन टेम्पलेट का अलग है, वो उनके जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो इसमें प्रोकैरियोट्स में खास स्टेप आती है, उसको अपन बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। ठीक है, अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या होता है उसको समझना। जैसे आपने अभी कहा कि ओपन कॉम्प्लेक्स बना, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि वहाँ पे क्या है, पॉलीमरेज है, ठीक है, और वहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो कि सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, अब ओपन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो वहाँ पे क्या है कि आरएनए भी प्रेजेंट होगा, आरएनए का स्ट्रैंड है वो भी पॉलीमरेज ने बनाना चालू कर दिया। ठीक है, इससे पहले सिग्मा 1.1 डिस्प्लेस होगा, क्योंकि अगर सिग्मा 1.1 डिस्प्लेस नहीं होगा तो राइबोन्यूक्लियोटाइड फ्लैप के ऊपर गए नहीं, तो चेन बनेगी कहाँ से। ठीक है, फिर आपको यहाँ देखना है कि आरएनए का जो सिंथेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है, और बिगिनिंग विद एडेनिन। देखो एक तो आया था आपके पास कि
डीएनए पॉलीमरेज है वो प्राइमर को लंबा करता है, तो वो वाली मशीन 3 प्राइम किनारा मांगती है, उसके बिना वो चालू नहीं होती। ये अलग मशीन है, इसका नाम आरएनए पॉलीमरेज है ना, इसका इवोल्यूशन अलग है। तो इसको जो आता है वो आता है पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन लगाता, राइट। तो अपनी बिगिनिंग एडेनिन से करता है, इसी के लिए इवोल्ड है। अब देखो अबॉर्टिव इनिशिएशन में क्या होगा कि जैसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड लगा, फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड इसने ऐड किया, और ऐसे करके वो 10th न्यूक्लियोटाइड तक लगा सकता है। तो इससे क्या होगा, चेन बनेगी, चेन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड ऐसे, और 10 न्यूक्लियोटाइड और 11 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब ये है कि जैसे एक न्यूक्लियोटाइड लगा और वो फिर हट गया, 3 की चेन बनी और वो हट गई। कारण क्या है कि स्टार्टिंग में एडेनिन लगेगा, है ना, स्टार्टिंग विथ एडेनिन होती है, और एडेनिन को जब वो यूज़ करेगा तो आरएनए में लगेगा यूरेसिल, है ना, एयू पेयरिंग। तो एयू पेयरिंग सबसे वीकेस्ट होती है, एडेनिन थायमिन से भी वीक होती है एडेनिन यूरेसिल पेयरिंग, सबसे कमज़ोर पेयरिंग इसी की होती है एयू की। तो कहने का मतलब है कि 1 की चेन, 2 की चेन, ऐसे 10 तक की चेन है वो बन सकती है, बनने के बाद में आउट। कारण क्या होता है कि दे हैव टू पुश, they have to push sigma 3.2, क्योंकि आरएनए के एग्जिट चैनल के अंदर 3.2 फंसा हुआ होता है। तो 1 की चेन, 2 की चेन, ऐसे चेन बनेगी तो धक्का लगेगा, राइट। तो अगर वो इतना एनफ पुश लग रहा है कि 3.2 खिसक जाएगा, तब तो चेन है वो आगे बनेगी, वरना चेन है वो बंद स्टार्ट तो होगा लेकिन टर्मिनेट हो जाएगी। तो अबॉर्टिव इनिशिएशन से मतलब है टर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट आरएनए चेन्स, जिसमें ये 2 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड तक की जो चेन्स है वो अबॉर्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन, और कारण क्या है, सिग्मा 3.2। हाँ, अगर ये चेन मोर देन, है ना, या आप इसको कहें कि सक्सेसफुल इनिशिएशन क्या होगा। तो सक्सेसफुल इनिशिएशन का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए चेन मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 10 न्यूक्लियोटाइड से छोटी चेन बार बार अबॉर्ट होती रहती है, उसको अपन अबॉर्टिव इनिशिएशन बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स की ये घटना है, ठीक है। और सक्सेसफुल इनिशिएशन तभी बोलेंगे जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी चेन बन जाती है, यानी कि 3.2 डिस्प्लेस हो जाएगा, तभी 10 से बड़ी चेन बन सकती है। और इस जैसे आप 10 से बड़ी चेन बनाएंगे तो जो न्यू चेन है, न्यू चेन existing from RNA exit channel, अब उसमें से आरएनए की चेन निकलनी चालू होगी, क्योंकि 3.2 वहाँ पे फंसा हुआ था, वो हटा दिया गया है। तो जैसे 3.2 डिस्प्लेस होगा, आरएनए चेन से बाहर आना चालू होगा, और इसी समय पे फिर पॉलीमरेज है वो मूव करेगा,
polymerase move to downstream DNA. इसको अपन बोलते हैं प्रमोटर एस्केप। यानी कि जब तक अबॉर्टिव इनिशिएशन है मशीन वही खड़ी है, मशीन आगे नहीं गई। और जैसे ही अब इनिशिएशन सक्सेसफुल हो जाएगा, 10 से बड़ी चेन बन जाएगी, मशीन आगे चलेगी। यानी कि नेक्स्ट जो डीएनए है वो पेनिकल्स के बीच में से आना चालू हो जाएगा और अब चेन बननी चालू हो जाएगी। तो ये है ना, क्लोज कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स, अबॉर्टिव इनिशिएशन, सक्सेसफुल इनिशिएशन, प्रमोटर एस्केप। अब प्रमोटर एस्केप हो गया, इसका मतलब दिस इज द इलॉन्गेशन स्टेप। जब तक प्रमोटर को नहीं छोड़ा तब तक इनिशिएशन है, प्रमोटर को छोड़ते ही इलॉन्गेशन चालू हो गया। अब इलॉन्गेशन का मतलब ये है कि सामने से डबल स्ट्रैंड आ रहा है, पेनिकल उसको दबा रहे हैं, स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, टेम्पलेट उपलब्ध हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स वो आ रहे हैं, चेन बन रही है और चेन आने वाली अलग निकल रही है, लेने वाली अलग निकल रही है। ठीक है, तो ये सब जो चलता है वो इलॉन्गेशन में चलता है। अब आपको इलॉन्गेशन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, कुछ बातें जो इलॉन्गेशन स्टेप से जुड़ी हुई है। तो अभी हमने ये तो बात कर ली कि प्रमोटर एस्केप का मतलब इलॉन्गेशन जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी, इलॉन्गेशन अपन उसको मान लेंगे। अब इलॉन्गेशन फेज का मतलब हो गया है कि आरएनए पॉलीमरेज एडिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स, है ना, यूजिंग टेम्पलेट डीएनए, यानी कि एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, जब आप कुछ भी पढ़ते हैं लिखते हैं तो आप ऐसे थोड़ा सा कोशिश किया करो कि और बातें पुरानी बातों से रिकॉल हो जाए, तो वो चीज़ आपकी क्लियर होती है ना। तो देखो पॉलीमरेज सारे ही काम करते हैं, चाहे आपका डीएनए पॉलीमरेज हो या आरएनए पॉलीमरेज हो, दोनों ही पॉलीमरेज क्या करते हैं, दे यूज, जैसे आरएनटीपी या डीएनटीपी, ट्राइफॉस्फेट यूज करते हैं। और ऐड क्या करते हैं, ऐड मोनोफॉस्फेट। काम में आते हैं ट्राइफॉस्फेट और चेन होते हैं मोनोफॉस्फेट, और जो पायरोफॉस्फेट है पीपीआई वो आउट हो जाता है। तो हर एक बार जब भी न्यूक्लियोटाइड लगाया जाता है, जो कोई सा भी लग रहा हो, काम में आते हैं ट्राइफॉस्फेट और चेन में लगते हैं मोनोफॉस्फेट, और दो फॉस्फेट जो आ रहा है नेक्स्ट उसके दो फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट के रूप में, पीपीआई के रूप में निकल जाते हैं। फिर वो अलग बात है कि पीपीआई को फिर 2पीआई में तोड़ा जाता है, तो पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम को तोड़ेगा, फिर आपके पास एनर्जी होगी, तो आप एडीपी के साथ होके एटीपी बनाएंगे, एएमपी के साथ लेंगे, या जहाँ भी आपको जोड़ना हो। ठीक है, तो पॉलीमरेज एंजाइम है वो ट्राइफॉस्फेट को यूज करते हैं और मोनोफॉस्फेट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ जो एंजाइम है वो एंटीसेंस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है, और वहाँ पे आरएनएमपीज मोनोफॉस्फेट से उनको लगा है। ठीक है, स्पेशल बात आपको जो ध्यान देनी है कि यूज ऑफ यूरेसिल, है ना, नो यूज ऑफ थायमिन।
कि आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। डीएनए के अंदर थायमिन होता है, तो डीएनए और आरएनए को आप थायमिन के आधार पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वो यूरेसिल लगाएगा, जहाँ भी टेम्पलेट में एडेनिन आएगा वहाँ पे यूरेसिल लगाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी जो एंजाइम्स हैं वो कन्फर्म करते हैं, दे कन्फर्म वॉटसन क्रिक बैश पेयरिंग। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि जो टेम्पलेट है वो तो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और जो न्यू बन रहा है वो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो इनको मिला के जो डबल स्ट्रैंड बनेगा उसका डिजाइन कैसा होगा, ए फॉर्म ऑफ डीएनए जैसा, उसके पैरामीटर बी फॉर्म जैसे नहीं। तो वॉटसन क्रिक बैश पेयरिंग को चेक करते हैं, और टोपोलॉजी जो है वो ए वाली होती है, क्योंकि एंजाइम्स को यूज करते हैं ना, तो टोपोलॉजी अकॉर्डिंग ए डीएनए, ठीक है। अगर कहीं पे मिसमैच है, if there is a mismatch, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम से गलत है वो डीएनए वाले से भी लग सकता है, आरएनए वाले से भी लग सकता है, और आरएनए पॉलीमरेज तो डीएनए पॉलीमरेज से ज़्यादा गलती करते हैं। तो मिसमैच करने का मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक प्रकार से उसका होवरिंग करता है। होवरिंग का मतलब है कि टेक्स मोर टाइम, जैसे कोई शिकारी पक्षी है उसको चूहा पकड़ना है, तो वो क्या करता है, चूहों को होवरिंग करता है। तो अगर गलत लग रहा है तो वहाँ एंजाइम को ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें क्या है कि टोपोलॉजी मैचिंग सिस्टम है, जो सही लगते हैं वो आगे चलता रहता है, और गलत लगते हैं वो अटक जाता है, यानी होवरिंग करता है, और फिर वो उसको निकाल देता है। अगर गलत लग रहा है ना तो उसको वो निकाल सकता है। तो है ना, जैसे एक तो ये होता है कि डीएनए पॉलीमरेज के पास तो क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज आपने जो लिए थे ना, दे यूज 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग, बट आरएनए पॉलीमरेज नॉट। तो डीएनए पॉलीमरेज अपने काम को चेक करते हैं अपनी 3 प्राइम 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग से, जबकि आरएनए पॉलीमरेज ऐसा प्रूफ रीडिंग नहीं करते, लेकिन इनके पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनसे गलत न्यूक्लियोटाइड को निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है ना। तो अब नेक्स्ट अपन लेते हैं कि प्रूफ रीडिंग बाय आरएनए पॉलीमरेज। कि आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रूफ रीडिंग कैसे करता है, ठीक है। एक तो आपने अभी लिया कि वो होवरिंग का इश्यू हो जाएगा, होवरिंग एट मिसमैच, कि मशीन वहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रही है, अदरवाइज मशीन अगर टाइम नहीं ले रही तो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास 2 मैकेनिज्म आती है प्रूफ रीडिंग जिनसे होता है। एक तो आता है पायरो फॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग, है ना। जैसे पीपीआई होता है उसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। जैसे मान लो कि आपके पास पहले से कोई चेन थी, चेन ऑफ एन न्यूक्लियोटाइड,
है ना, उसके पास क्या है 3 प्राइम OH। फिर एंजाइम ने क्या किया वहाँ पे RNTP यूज किया, ठीक है, और फिर क्या हो गया चेन ऑफ N+1 न्यूक्लियोटाइड, और अभी इसमें 3 प्राइम OH तो उसमें अलग लग जाएगा, है ना, पॉलीमरेज ये काम करता है और यहाँ पे निकल जाता है PPI, है ना, N की चेन होती है उसको ये N+1 के बना देता है, ट्राइफॉस्फेट काम में ले लेता है, मोनोफॉस्फेट आ जाएगा N+1 में, और पायरोफॉस्फेट है वो आउट हो जाता है। अगर आपने अभी जो बताया कि उसको टाइम लग रहा है, होवरिंग हो रही है, तो एंजाइम क्या करेगा कि लास्ट न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देता है, रिमूव्स लास्ट मिसमैच न्यूक्लियोटाइड, यानी कि अगर टाइम लग रहा है तो ये होवरिंग करते ही पायरोफॉस्फेटिक एडिटिंग उसकी चालू हो जाती है, वो क्या करेगा वापस से एंटर कर देगा री एड PPI एंड RNTP आउट। तो ट्राइफॉस्फेट काम में लिया था, ट्राइफॉस्फेट वापस बना देता है, यानी कि जो भी था वो वापस ट्राइफॉस्फेट बना के दे देगा। जो PPI निकाला था PPI को रीयूज कर लेता है, इसलिए फिर इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरेटिक एडिटिंग। एडिटिंग है, किसी को भी काट छाट करना एडिटिंग कहलाता है। तो वो तभी होता है जब लास्ट न्यूक्लियोटाइड के ऊपर टाइम लग रहा है या होवरिंग हो रही है, मिसमैच है, तो पायरोफॉस्फोरेटिक एडिटिंग है वो कर सकता है। क्या कह रहे हो? नहीं ATP क्यों, कोई भी हो सकता है, जैसे ग्वानिन है, यूरेसिल है, जो भी लगा है वो निकल जाएगा, जो गलत है वो निकल जाएगा। चैन के अंदर लास्ट में जो भी गलत न्यूक्लियोटाइड है, जो वॉटसोनिक पैरिंग नहीं दे रहा, वो गलत है, और वहाँ एंजाइम रुका हुआ है, रुकते ही इसका एडिटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, और अभी भी जो निकला है वो वापस जोड़ के अभी भी जो लगाया था उसको वापस निकाल देता है, यानी कि वेरी लास्ट न्यूक्लियोटाइड इससे निकाला जाता है। केवल एक न्यूक्लियोटाइड निकलेगा और वो भी वेरी लास्ट। इसके बाद में दूसरी आती है हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। हाइड्रोलाइटिक का मतलब है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किसी भी बॉन्ड को अपन तोड़ते हैं तो वो हाइड्रोलाइसिस कहलाती है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये होता है फ्यू लास्ट न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, वेरी लास्ट के लिए नहीं होता है। जैसे मालूम कि आपके पास ये चेन बन रही है, इसमें यहाँ दिक्कत है, पायरो जो आपकी एडिटिंग कराएंगे ना वो फिर यहाँ से होगी, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा जाएगा, तो एरर कंटेनिंग पूरा सेगमेंट है वो इसमें से निकाल दिया जाएगा, यानी कि पूरा जो गलती से बाद में बना वो और उससे पहले का सारा इसमें से बॉन्ड तोड़ के निकाल दिया जाता है। यहाँ पे एक प्रोटीन काम करती है, वो आती है ग्रे प्रोटीन। तो GRE प्रोटीन है वो, इससे क्या होता है कि एक इलोंगेशन फैक्टर होता है। इलोंगेशन फैक्टर वो प्रोटीन होते हैं जो इलोंगेशन के अंदर मदद करते हैं। इलोंगेशन का मतलब ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप दौड़ रहे हो, तो दौड़ने का मतलब ये है कि आप आगे जा रहे हो। अगर आप एडिटिंग करने पीछे आ रहे हो तो आप दौड़ नहीं रहे, राइट। तो ग्रे प्रोटीन वैसे इलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन है, लेकिन ये एडिटिंग में हेल्प करती है ताकि ओवरऑल जो प्रोसेस हो आगे चले। तो यहाँ पे ये स्पेशल आपको ध्यान देना है कि RNA पॉलीमरेज दो प्रकार से काम करता है। वेरी लास्ट न्यूक्लियोटाइड को तो वो PPI वाली मैकेनिज्म से निकालता है, और अगर उससे कोई बच जाता है और फिर वहाँ पे मिसमैच है तो उसको वो
ग्रे प्रोटीन वाला मैकेनिज्म यूज़ करके हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग के सहारे से वो निकालता है ना। तो दोनों मैकेनिज्म आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में जब इलोंगेशन चल रहा होता है तो फिर फाइनली अपने पास जो स्टेप आएगी वो आएगा टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन हुआ था, इनिशिएशन में प्रमोटर आवश्यक था, है? इसको समझना जरूरी है। टर्मिनेशन कैसे होता है ये समझना जरूरी है। हाँ, इसको समझिए आप, है ना। जैसे मान लो कि आपने ये डीएनए लिया, राइट, और एक काम करता हूँ, इसको डबल स्टैंड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रमोटर रीजन, जिसमें -10 -35 वो सब था। जहाँ से मशीन यहाँ आती है ना, क्लोज कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, प्रमोटर एस्केप, वो सब यहाँ पे होता है। फिर इसमें से चैन निकलनी चालू हो जाती है और फिर लास्ट में जाके टर्मिनेट होगा, है ना। तो मान लो कि आपने पॉलीमरेज को यहाँ पहुँचा दिया, तो अभी ये इलोंगेशन कर रहा है, राइट। इलोंगेशन कर रहा है तो इसमें से एक चैन है वो निकल गई है। अगर आपने इसको यहाँ पहुँचा दिया तो ये चैन और बड़ी हो जाएगी। राइट, एक तो ये बात है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी समझना है कि प्रमोटर के ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं पे आपका +1 है, और फिर डाउन स्ट्रीम जो डीएनए है उसको यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं आपने अभी पढ़ा। अब जैसे ही आरएनए बनेगा और प्रोकैरियोट्स हैं तो सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म में चल रही है। साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये पॉलीमरेज है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या है, राइबोसोम है। तो राइबोसोम आके बाइंड हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ तक कोई राइबोसोम पहुँच गया तो आप दिखा सकते हो कि ये राइबोसोम यहाँ पहुँच गए। और राइबोसोम क्या बना रहे हैं, राइबोसोम बना रहे हैं प्रोटीन की चेन, जिसमें एंड टर्मिनल सबसे पहले निकलता है। तो इसने भी क्या बना रखी है, प्रोटीन बना रखी है। और एक राइबोसोम के ऊपर, एक mRNA के ऊपर एक से ज़्यादा राइबोसोम आ सकते हैं। तो ये भी मतलब एक से ज़्यादा प्रोटीन उनसे बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉलीमरेज तो कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन, और राइबोसोम कर रहा है ट्रांसलेशन। दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि आगे आगे पॉलीमरेज चल रहा है और पीछे पीछे राइबोसोम चल रहा है। हाँ, ये दो। हाँ, तो अपन टर्मिनेशन के लिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाते हैं।
और इस पे हमने यहाँ पे पॉलीमरेज दिखा दिया, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं कि टर्मिनेशन का जो इंफॉर्मेशन है वो तो डीएनए में ही है। जैसे यहाँ पे टर्मिनेशन का इंफॉर्मेशन है, सिग्नल, सिग्नल इन डीएनए। लेकिन ये काम कब करता है? जब वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसको एक बार ब्लू से दिखा देते हैं अपन। लेकिन जब आरएनए बनता है तो ये यहाँ पे है। अब देखो, जो सिग्नल टर्मिनेशन के लिए काम करता है उस सिग्नल को आप थोड़ा सा जूम करके देखें। जो ब्लू वाला सिग्नल है, इसमें क्या है कि दो सीक्वेंस होते हैं जो इन्वर्टेड होती हैं और रिपीट्स के रूप में होती हैं। इन्वर्टेड रिपीट। और फिर उसके बाद में जो सीक्वेंस होती है वहाँ पे होते हैं एडेनिन 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 एडेनिन, ठीक है। तो जब अपन आरएनए बनाएंगे तो जो आरएनए बनेगा उसमें इन्वर्टेड रिपीट है। तो इन्वर्टेड रिपीट क्या करते हैं? आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि इन्वर्टेड सीक्वेंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, वो पेयरिंग करेंगे। जैसे जो सीक्वेंस पहली सीक्वेंस है वही दूसरी सीक्वेंस उसकी उल्टी है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो वो चिपकेंगे। चिपकेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है? हेयर पिन बनती है। और फिर इसके बाद में एडेनिन थे तो क्या बनेंगे? यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, ये बनेंगे। और ये जो चीज़ है वो कहाँ पे है? जैसे लास्ट यूरेसिल यूरेसिल बन रहे हैं तो अभी पॉलीमरेज क्या कर रहा है? काम कर रहा है। एग्जिट चैनल के अंदर ये चीज़ें फंस जाएंगी। जो हेयर पिन है ना, ये क्या करेगा? प्रॉब्लम कोज करेगा। प्रॉब्लम इन आरएनए एग्जिट चैनल, क्योंकि उधर से एक चैन निकलती है, अब इसमें गांठ से बन गया, उसमें फंस जाएगा। फिर क्या है कि आगे का जो आरएनए बनाया है वो क्या है? वो तो डैश पैड हो रखा है यूरेसिल यूरेसिल, जो वीक है। यानी कि हमारा जो सिग्नल डीएनए में था, जब वो सिग्नल आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फंक्शन करता है। यानी कि पॉलीमरेज इस सिग्नल को ट्रांसक्राइब कर देता है। ट्रांसक्राइब करके आरएनए बन जाता है। बनने के बाद में फिर उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि हेयरपिन बनती है जो फंस जाती है। और फिर उसके डाउनस्ट्रीम में जो है वो कमज़ोर रूप से जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें से पील ऑफ हो जाता है। जैसे आप किसी चीज़ का छिलका उतारते हो ना, उसको पील बोलते हैं छिलके को। तो छिलके की तरह उसमें से निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डीएनए आरएनए है वो बेस पैड होता है और ये सबसे कमज़ोर है। तो एक तो ये आता है कि ये वाला जो मैकेनिज़्म है इसमें सिग्नल तो काम आता है, लेकिन वो सिग्नल कौन है? वो आरएनए सिग्नल है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एक ट्रांसक्राइब्ड सिग्नल काम में आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, केवल हेयर पिन से प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर उसकी मदद है वो यूरेसिल यूरेसिल इसमें हेल्प कर देते हैं और टर्मिनेशन कोज हो जाता है। तो यहाँ पे टर्मिनेशन जो हुआ वो अपने आप ही हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। जो बन रही थी चीज़ उसमें दिक्कत आई और रुक गया। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। कि टर्मिनेशन का जो पूरा मैसेज है वो इसके अंदर ही है। या दूसरा जो टर्मिनेशन है वो एक प्रोटीन से होता है जिसको अपन रो प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पे रो प्रोटीन का कोई रोल था नहीं, तो हम इसको बोलेंगे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, कि ये बिना रो के होता है।
ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के बैक्टीरिया में दो लेवल है। एक रो इंडिपेंडेंट, जो आपने अभी यहाँ पे क्लियर किया कि आरएनए में सिग्नल्स हैं वो क्रिएट होते हैं, हेयरपिन बनता है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट सीक्वेंसेज होती है और इन्वर्टेड रिपीट जब ट्रांसक्राइब होकर आरएनए में आएंगे तो वो हेयरपिन बनाती है और वो एग्जिट चैनल में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यूरेसिल कमज़ोर रूप से बंधे हुए तो चीज़ वहाँ से हट जाती है और चैन बनना बंद हो गई, यानी कि टर्मिनेशन हो गया। ठीक है। दूसरा आता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, कि ऐसा टर्मिनेशन जिसमें रो प्रोटीन काम में आएगी, तो अपन उसको बोलेंगे रो डिपेंडेंट। देखो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में आपको थोड़ा सा देखो, एक तो ये आ जाएगा कि यहाँ पे रोल ऑफ रो प्रोटीन आएगा। ठीक है। अब रो प्रोटीन क्या है? रो प्रोटीन एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है जिसमें 6 भाग हैं, 6 के 6 एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल यूनिट सेंस में 6, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और एक इसमें क्या है, ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, तो एटीपेज एक्शन है इसके पास। ठीक है। और वैसे क्या है कि इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे स्टोन में होते हैं। देखो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड बोलने का मतलब ये है कि डीएनए आरएनए नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो जैसे स्टोन के ऊपर डीएनए लिपट जाता है ना, वैसे इसके ऊपर भी वो लिपट सकता है। ठीक है। अब ऐसा है कि जैसे आपके पास ये हेक्सामेरिक प्रोटीन हो गई है ना, जो क्या है रो प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज है, इसके ऊपर आरएनए है वो लिपट जाएगा। ठीक है। और लिपटने के लिए क्या होता है कि ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करती है। एटीपी है वो एडीपी और पीआई में टूटता है, एनर्जी है वो काम में आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ सोचने वाली है कि अभी हम कह रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वो तो कपल्ड होते हैं, यानी कि आगे आगे पॉलीमरेज चल रहा है, पीछे पीछे राइबोसोम चल रहा है, तो बीच में इतनी जगह ही नहीं होती कि रो वहाँ तक आ जाए। लेकिन आप सपोज कीजिए कि ऐसे जीन जिनका ट्रांसक्रिप्शन तो अभी कंटिन्यू है और जिनका ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि राइबोसोम तो काम करके निकल गया और पॉलीमरेज अभी रुका ही नहीं, तो वहाँ पे एनएफ आरएनए है जिसको रो प्रोटीन क्या करेगी, अपने ऊपर व्रैप करेगी, एटीपेज एक्शन होगा और पुलिंग हो जाएगी। ऐसी कंडीशन होने पे ही रो प्रोटीन है वो क्या करेगी, पुल आउट आरएनए चेन। है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं, तो जब तक राइबोसोम चल रहा है तब तक तो रो प्रोटीन का स्कोप ही नहीं है, और जैसे ही राइबोसोम हट गया तो अब चेन बने जा रही है, अब रोकना है तो रो प्रोटीन आएगी, आरएनए को लपेटेगी, एनर्जी काम में लेगी और खींच देगी। तो ऐसे दो मैकेनिज्म होती है ना। एक आपका रो प्रोटीन के बिना है वो इंट्रिंसिक है, एक रो प्रोटीन के साथ में है ना। तो कपल्ड जो नेचर है वो यहाँ काम में आती है रो वाले में, विदाउट रो वाले में नहीं आती। विदाउट रो के अंदर तो कॉम्प्लीमेंट्री काम में आती है, कॉम्प्लीमेंट्री इन द आरएनए की सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, वो हेयरपिन बनाता है। तो ये अपना जो सेक्शन था वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का हुआ कि आपको प्रमोटर से लेके
रो प्रोटीन और बिना रो प्रोटीन टर्मिनेशन, ये सारा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अपनी क्लास में हुई हैं, आप इनको अच्छे से कवर करेंगे। और क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, कोई कम इम्पोर्टेंट या कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। यह है कि हर चीज़ से क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, जैसे रो प्रोटीन से भी है, टर्मिनेशन से भी है, इलोंगेशन से भी, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। मैंने आपको बताए रखा है कि काफ़ी सिंपल वे होता है मोल बायो पढ़ने का, तो आप स्टेप बाय स्टेप करते चलो, सीक्वेंस में सारा तैयार करना है और